नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके यूपी बोर्ड एंड टीचिंग एग्जाम्स प्लेटफॉर्म पर। इस पे अब हिंदी की कंप्लीट हिंदी की सीरीज स्टार्ट हो गई है एआई टेक्निक के साथ में। जरा देखिए, पिछले साल भी बच्चों ने जो तैयारी की थी तो बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे ऑफलाइन कोचिंग में। 95, 96, 99 तक बच्चों ने एग्जाम में मार्क्स प्राप्त किए थे। तो अब देखिए, सीरीज आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल वीरगाथा काल का जो सन है 769 से लेकर 1343 तक रहा। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि आदिकाल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, या वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, या फिर आदिकाल की काल अवधि बताइए। यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आदिकाल या वीरगाथा काल के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनकी पूरी उम्मीद है कि उनमें से कोई सा आ सकता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल का नाम किसने दिया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा जी ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, या फिर मोहन अवस्थी जी ने। ये दिया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। हम डायरेक्ट सीधा आंसर पर जाएंगे, ऑप्शन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? शंभू लुइपा सरप्पा या फिर कृष्णप्पा? सीधा सरप्पा को। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया था? यानी आदिकाल का दूसरा नाम एक किसी ने दिया था, चारण काल। तो वो किसने दिया था? वो दिया था राम कुमार वर्मा जी ने। ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है राम कुमार वर्मा जी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है, यानी किसे माना जाता है? ये माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो। परमाल रासो जो एक रचना थी हिंदी में, प्राचीन रचना है, ये आदिकाल की है। तो परमाल रासो का रचना काल कौन सा है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल? तो इसका है आदिकाल। आदिकाल के बाद है आगे दूसरा भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल या स्वर्ण युग। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है हेडिंग में से कि पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है, भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है? स्वर्ण युग। हिंदी में स्वर्ण युग काल किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो भक्ति काल को कहा जाता है, जो 1343 से 1643 तक जो माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है? अष्टछाप में टोटल 8 कवि थे। अभी बताते हैं कि कौन कौन से थे। पहले देखते हैं कौन से नहीं नहीं है। तुलसीदास जी, कुंभदास, सूरदास और कृष्णदास। तो इनमें से तुलसीदास अष्टछाप के कवि नहीं है, बाकी सब हैं। तो अब देखते हैं कि अष्टछाप के 8 कवि कौन कौन से थे। श्री सूरदास जी, नंददास जी, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास, ये सब थे। याद रखना है कि एग्जाम में इनमें से कोई सा भी आपको 3 देकर चौथा कोई दूसरा देके पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है, या इनमें से देके कौन सा है। तो याद रखना है। सूरदास जी की रचना कौन सी नहीं है? सूरदास जी की मुख्य 3 ही रचनाएं हैं, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, सूर सरावली के या फिर सूर सागर के। ऑप्शन में तीनों ही दे दी, तो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में आपके तैयार हो गए। तो कौन सी नहीं है इसमें से? रास पंचाध्यायी नहीं है। सूफी काव्य धारा के कवि कौन हैं? यानी जो सूफी संत थे और उन्होंने कविताओं की रचना की, सूफी संत की रचनाएं की काव्य में, कविताओं में, तो वो कौन से कवि थे? वो थे मलक मोहम्मद जायसी जी। जायसी। अष्टछाप के रचयिता कौन है, यानी अष्टछाप की रचना किसने की थी? गोकुलदास, विठलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य। वो की थी विठल नाथ ने। रीतिकाल, रीतिकाल का दूसरा नाम उत्तर मध्यकाल। और इंपोर्टेंट क्या है कि श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है हिंदी में? रीतिकाल को। रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल। और ये कब से कब तक था? 1643 से 1868 तक। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका दूसरा नाम क्या है, पूछा जा सकता है रीतिकाल की अवधि बताइए, श्रृंगार काल की अवधि बताइए।
तो रीति काल को श्रृंगार काल जो नाम दिया था वो किसने दिया था? इसका जो नाम दिया था वो दिया था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। इसका आंसर है। उसके बाद है बिहारी सतसई में टोटल कितने दोहे हैं? ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है इसी में से कि बिहारी जी ने जो रचना की है वो रचना अपनी किस में की है? दोहे में की है, छंद में की है, किस में की है? कौन से छंद में की है? दोहे में, चौपाई में तो या रोले में? तो वो की है बिहारी ने अपनी सतसई जो है, बिहारी सतसई वो दोहे में की है, इसीलिए बिहारी के दोहे बोले जाते हैं। तो जो बिहारी सतसई है उसकी रचना किसने की है? बिहारी ने। देखो कितने क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। बिहारी सतसई की रचना किसने की है? बिहारी ने की है। बिहारी सतसई की रचना किसमें की गई है? दोहे में की गई है। और बिहारी सतसई में टोटल दोहे की संख्या क्या है? 713, 713। देखो कितने, एक क्वेश्चन कितना सारा कोर्स समेटता है। निम्नलिखित में से बिहारी लाल ने किस छंद में रचना की है? वही क्वेश्चन देखो यहाँ पर आ गया दोबारा। चौपाई, दोहा, कुंडलिया, सवैया। तो बिहारी जी ने दोहे में की है। रीति काल की शाखाएं, उनके प्रमुख कवियों के नाम लिखे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीतिकाल, रीतिकाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं? रीतिकाल का पहला पार्ट आता है रीतिबद्ध काल। रीतिबद्ध, रीतिबद्ध कवि पेपर में पूछा जाता है। रीतिबद्ध कवि कौन से थे, कौन से नहीं थे, निम्न में से कौन सा नहीं है? रीतिबद्ध कवि में मुख्य कवि कौन थे? केशव, चिंतामणि, भूषण और पद्माकर। इसका ये पहला पार्ट है रीतिकाल का। रीतिकाल का दूसरा पार्ट है रीति मुक्त काल। रीति यानी रीति मुक्त, घनानंद, आलम, बोधा। और इसका तीसरा पार्ट है गै रीति सिद्ध, यानी रीति सिद्ध काल। और उसके मुख्य कवि कौन है? बिहारी। आधुनिक काल कब से शुरू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1868 से और अब तक चल रहा है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1868 से शुरू हुआ था। इस ये कब से, ये क्यों शुरू हुआ था, यानी ऐसा क्या हुआ था 1868 में? 1868 में भारतेंदु जी ने एक पत्रिका निकाली थी। उस पत्रिका के प्रकाशन में जो है हिंदी साहित्य का जो आधुनिक प्रचलन चल रहा है उसके लेख, कविताएं डालनी शुरू कर दी थी। और तभी से आधुनिक काल इसे माना जाता है 1868 से। ठीक है, तो आधुनिक काल के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं और उसकी समयावधि बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है भारतेंदु युग, क्योंकि इसी ने शुरू किया था ये आधुनिक काल। आधुनिक काल किसने शुरू किया था? प्रमुख प्रथम कवि किसे माना जाता है आधुनिक काल के? भारतेंदु जी को, जो 1868 से 1900 तक रहा। प्रमुख कवि कौन है? इंपॉर्टेंट। देखो एक क्वेश्चन में, इस एक क्वेश्चन में एआई की हेल्प से बड़ी जबरदस्त क्लास बनाई गई है और ऐसे ही आपको मिलेगी। एक क्वेश्चन में कितने सारे 10, 20, 30 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। आधुनिक काल के विभिन्न भाग कौन से हैं? भारतेंदु युग कब से कब तक रहा? भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन थे? भारतेंदु, हरिश्चंद्र, श्रीधर पाठक। या पूछ लेंगे प्रेमगन किस युग से संबंध रखते हैं? भारतेंदु युग से। उसके बाद द्विवेदी युग। इसके आधुनिक काल का पहला पार्ट भारतेंदु युग, दूसरा पार्ट है द्विवेदी युग, 1900 से 1922 तक जो रहा। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन से हैं या कौन से नहीं है, बहुविकल्पी में आपसे पूछ लेंगे एमसीक्यू में। आचार्य महावीर प्रसाद जी इसके द्विवेदी युग के कवि हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। हरिओध जी किसके हैं? द्विवेदी युग के हैं। मैथिली शरण गुप्त जी किसके हैं? द्विवेदी युग के हैं। राम नरेश त्रिपाठी निराला और जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये सब प्रमुख कवि हैं द्विवेदी युग के। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है राम नरेश त्रिपाठी किस युग से संबंध रखते हैं? 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक दे देंगे द्विवेदी युग। अब है छायावाद युग। छायावाद युग कब से कब तक माना जाता है? छायावाद युग 1919 से 1938 तक माना जाता है। ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब पार्ट है भैया आधुनिक काल के। आधुनिक काल, छायावाद युग। प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद। याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंध रखते हैं? छायावाद से। छायावाद से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत जी और महादेव वर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संबंध दोनों काल से है। छायावादोत्तर, छायावादी युग, छायावाद युग या छायावादी युग। छायावादोत्तर, वादोत्तर का मतलब होता है बाद वाला। छायावादोत्तर काल था 1938 से जो अब तक चल रहा है। और प्रमुख कवि सुमित्रा नंदन पंत
निराला जी, नवीन जी और शिवमंगल सिंह सुमन, ये सब हैं। छायावादोत्तर युग यानी छायावादी के जो बाद वाला युग है, छायावादोत्तर युग, उसके भाग भी बताइए। उसके भी भाग हैं भैया। उसके भाग हैं प्रगतिवाद, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रगतिवाद के कवि कौन कौन से हैं? सुमित्रानंदन पंत, निराला जी, नवीन, शिवमंगल सिंह सुमन। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से प्रगतिवाद का कवि कौन है या कौन नहीं है, ध्यान रखना है। सुमित्रानंदन पंत, निराला जी, नवीन, शिवमंगल सिंह सुमन, ये चार नाम याद रखने हैं। प्रयोगवाद, अज्ञे धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, ये सब प्रयोगवाद के हैं। ये किसके पार्ट हैं? छायावादोत्तर युग के पार्ट हैं। छायावादोत्तर युग के भाग हैं प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। किस कवि को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमें इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए कि हमारे देश का जो है राष्ट्र कवि कौन है, यानी राष्ट्र कवि का सम्मान किसे दिया गया है? वो मैथिली शरण गुप्त को दिया गया है। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचना भारत भारती किसने लिखी थी? मैथिली शरण गुप्त, हमारे राष्ट्रीय कवि ने, जिसे राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है। पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? यानी पारिजात एक रचना है जिसमें गीत लिखे गए हैं, तो वो किसने लिखा था? पारिजात वो लिखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका पूरा नाम भी यही है। प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस क्या है? यानी प्रिय प्रवास एक रचना है, तो उसमें कौन सा रस अत्यधिक प्रयोग किया गया है? संयोग रस, करुण रस, वियोग रस या शांत रस? इसमें वियोग रस, क्योंकि ये विरह के ऊपर है, तो वियोग रस, वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की निम्न में से कौन सी रचना है? यशोधरा नहीं है, लहर नहीं है, गुंजन नहीं है, तो इनकी है वैदेही वनवास। हरिओद जी की कृति कौन सी नहीं है? यानी हरिओद जी की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है? चोखे चौपदे भी इनकी है, प्रिय प्रवास भी है और वैदेही वनवास भी है, जो अभी हमने देखी है। लेकिन कौन सी नहीं है? चित्रधार, ये इनकी रचना नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया है, 1900 से 1922 तक। जो इस सीरीज के अंदर क्वेश्चन डाले गए हैं ना, वो पता नहीं कितने क्वेश्चनों का निचोड़ डाल दिया गया है। निम्नलिखित में से हरिओद की रचना नहीं है। हरिओद जी ने चुभते चौपदे, रस कलश और वैदेही वनवास तो लिखा है, अभी पढ़ा इससे पहले क्वेश्चन में, लेकिन अनद नहीं इनकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य रचना कौन सी है, जिसे ईपिक बोलते हैं? महाकाव्य जैसे रामायण महाभारत, वे भी महाकाव्य है, तो इस तरह की एक बड़ी रचना इनकी है, तो वो कौन सी है जो इन्होंने लिखी? वो लिखी थी साकेत, याद रखना इसका नाम। जो इनकी महाकाव्य रचना है वो है साकेत, इनकी वाला ये है मैथिली शरण गुप्त जी की। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में किया गया? देखो साकेत के अंदर सर्ग बनाए गए हैं, साकेत रचना के अंदर, किताब के अंदर जो काव्य है, तो उस रचना में उर्मिला का वर्णन किया गया है। उर्मिला का जो विरह तड़फ है वो किस सर्ग में दर्शाया गया है? इसके 90वें सर्ग में दर्शाया गया है, ध्यान रखना है। साकेत के अंदर हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल माना जाता है? द्विवेदी युग को। द्विवेदी युग को दूसरे किसी एक और नाम से जाना जाता है, जागरण सुधार काल। पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन, देखो एक पल्लव एक बहुत बड़ी रचना है, उस रचना के अंदर से कविता निकाली गई परिवर्तन, तो वो परिवर्तन रचना किसने लिखी थी? वो कविता सुमित्रानंदन पंत जी ने। छायावाद युगीन कवि कौन से हैं? छायावादी, अभी छायावादी युग के हमें कवि पढ़े थे, जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद है, बिहारी नागार्जुन जगन्नाथ दास रत्नाकर नहीं है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? जिसे प्रकृति का प्रेम था, नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में बहुत लिखते थे कविताएं, तो वो थे सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया था? दिगंबरा के नाम से, याद रखना, दिगंबरा। छायावाद की विशेषता क्या थी? देखो जो छायावाद युग था, छायावाद युग की विशेषता मुख्य थी, सुंदर कविताओं में वे सब छायावादी कवि अपनी कविताओं में सौंदर्य और प्रेम के पूरी की पूरी जो अत्यधिक कविताएं होती, इसके अंदर रस, सौंदर्य और प्रेम रस से ओतप्रोत होती थी इनकी रचनाएं। छायावाद युग के जो सब कवि होते थे, सौंदर्य और प्रेम के ऊपर ही मोस्टली
अधिकांश लिखते थे। कामायनी एक महाकाव्य है, इसमें टोटल कितने सर्ग है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामायनी के अंदर टोटल सर्गों की संख्या कितनी है? 15। ये बोर्ड में कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन पद को पुरस्कार प्राप्त। ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड में भी एक एक क्वेश्चन कई कई बार ऑलरेडी आ चुका है, और ये क्वेश्चन एक बार दो बार, कोई कोई क्वेश्चन तो कई कई बार आ चुका है, और उनकी आने की आगे भी इस बार 2026 में भी पूरी संभावना है इनके अंदर से। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ध्यान रखना, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? ये क्वेश्चन आ सकता है। सुमित्रानंदन पंत की। पुरस्कार मिला था कौन सा इसके ऊपर? साहित्य अकादमी। एक एक क्वेश्चन में एआई की हेल्प से बहुत सारा मटेरियल जोड़ा गया है। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? देखो, ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला था, सुमित्रानंदन पंत को भी मिला था, महादेवी वर्मा को भी। जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। बाकी इसे 4 पुरस्कार मिले थे, पर उनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं था। तो इसलिए इसका आंसर कौन है? जयशंकर प्रसाद। सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना नहीं है? पल्लव, श्रवणधुली और ग्रंथि। ये तीनों की तीनों इसी की रचना है, पर साकेत नहीं है, जो अभी हमने पढ़ा था। लहर के रचनाकार कौन है? लहर, जयशंकर प्रसाद। कामायनी जो रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। कामायनी किस युग की रचना है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंध रखते थे। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। तो इन्होंने अपने युग में ही कामायनी रचना को लिखा था, और उनका जयशंकर प्रसाद का युग कौन सा है? छायावादी युग। तो इसलिए ये कौन से युग में लिखी गई? छायावादी युग में। छायावाद युग का काल आपको ऑलरेडी बता दिया गया ऊपर कि 1919 से 1938 तक है। राम की शक्ति पूजा ये रचना किनकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हमने ऊपर पढ़ लिया, छायावादी युग का है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, लेकिन अज्ञा जी नहीं है। अज्ञा ने तार सप्तक का प्रकाशन कब शुरू किया था? 1943 में। इसका एक खास क्वेश्चन है कि तार सप्तक के टोटल कितने प्रकाशन आए थे? तार सप्तक यानी कितनी बार छापा गया था, प्रकाशित हुआ था? ये टोटल 4 बार हुआ था। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? अज्ञा जी। तो ये संबंध प्रयोगवाद से रखते थे, वो हमें ऑलरेडी ऊपर देख लिया था। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो किस वर्क पर मिला था? यानी किस लेख के ऊपर मिला था? उर्वशी के ऊपर मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उर्वशी के लिए। क्वेश्चन बन सकता है कि उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। ध्यान रखना। तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1959 में, 1959 में। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, ये तीसरे का है भाई। तीसरे का प्रकाशन कब हुआ था? तीसरा सप्तक का 1959 में, और दूसरे का हुआ था 1951 में। और टोटल कितने सप्तक, कितनी बार प्रकाशन हुआ था इसका? 4 बार। तार सप्तक के संपादक कौन थे? ऑलरेडी बता दिया गया, अज्ञा जी। अज्ञा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस वर्क के लिए? कितनी नाव में कितनी बार, इनका एक प्रसिद्ध वर्क है। अज्ञा जी द्वारा संपादित सप्तकों, ये क्वेश्चन आ गया, ये आ गया आपके सामने कि कितनी बार इसका प्रकाशन हुआ था? 4 बार। आंगन के पार द्वार, ये किनकी रचना है? अज्ञा जी की। कितनी नावों में कितनी बार, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञा जी, ये इनका पूरा नाम है, इन्होंने ही ये लिखा था, शॉर्ट में अज्ञा जी बोलते हैं, अज्ञा। रामधारी सिंह दिनकर की उनकी काव्यकृति उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी लिखी थी, तो कौन सा पुरस्कार मिला था इसके ऊपर? ज्ञानपीठ पुरस्कार। हरी घास पर अक्षण भर, ये रचना किनकी है? यह है अज्ञा जी की। निम्नलिखित में से प्रयोगवादी धारा के कवि कौन है? प्रयोगवादी, शमशेर बहादुर। इन निम्न में से कौन है प्रयोगवादी के? प्रयोगवादी के अज्ञा जी हैं, लेकिन अज्ञा जी का ऑप्शन नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, त्रिलोचन जी नहीं, नागार्जुन नहीं है, तो शमशेर बहादुर जी भी प्रयोगवादी के हैं। प्रगतिवाद के सशक्त कवि, मजबूत कवि, प्रसिद्ध कवि किसे माना जाता है? प्रगतिवाद के नागार्जुन जी को।
किसे माना जाता है? नागार्जुन जी को। तो ये था काव्य के ऊपर। काव्य के लगभग टोटल सभी निचोड़, जो काव्य है, काव्य खंड है, उसका ये निचोड़ है। अब जो गद्य के हैं, गद्य की सीरीज भी आप देखिए, ये पद की है। और इसके बाद ट्रिक के साथ में किस प्रकार आप पद्यांश या गद्यांश को सेलेक्ट करोगे, छांटोगे, उसके अंदर से क्वेश्चन के एक नंबर भी ना कटे, उसकी ट्रिक भी आपको बताई गई है, वो भी देखना। कंप्लीट हिंदी का कोर्स हाई स्कूल इंटर का मिलेगा इस आपके चैनल पर। हिंदी का जो है इंग्लिश, कक्षा 10th का हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस ये कंप्लीट कराया जाएगा। और कक्षा 12 का अभी हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट आ जाएंगे, वो भी बिल्कुल जबरदस्त टेक्निक के साथ में, कि कोई एरिया, कोई क्वेश्चन ना छूट पाए एग्जाम के अंदर। और एग्जाम के बाद आप अपने आप बताना कि आपको टोटल हर क्वेश्चन यहाँ से मिल गया क्या। ओके, थैंक यू, जय हिंद।